फ्रेंड्स, मैं अक्षय शर्मा आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। अब मैं आपको अपनी नई वीडियो के बारे में बताना शुरू करता हूं। उससे पहले आप मेरी जो वीडियो है इसको लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि मैं आपको नई वीडियो के बारे में बता सकूं। और इससे पहले आप जो नीचे सब्सक्रिप्शन बटन है उसे दबाकर घंटी ज़रूर दबा दीजिए। इससे आपको मेरी वीडियो बार बार आपको मिलती रहेंगी। तो इसमें है क्या, सबसे पहले हम आज बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस का क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में कि जो लाइफ प्रोसेस है वो है क्या। द मेंटेनेंस प्रोग्राम विच आर परफॉर्म इन आवर बॉडी कंटिन्यूसली व्हेन वी आर अलाइव और लाइव आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 6.1 जो टॉपिक है उसमें क्वेश्चन है व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। Maintenance function of living organisms must go when they are not doing anything particular, even when we are just sitting in। तो इसमें आया है कि जो हमारे जो मेंटेनेंस फंक्शंस हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वो हमेशा चलते रहते हैं, चाहे हम अलाइव हैं या लाइव हैं, या हम सो रहे हैं या हम जाग रहे हैं। तो अब इसमें आगे आती है इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन क्लास, इवन इफ वी आर जस्ट एस्लीप। जब भी हम क्लास में बैठते हैं या फिर हम सोते हैं, जब भी हमारे जो बॉडी के मेंटेनेंस जो प्रोग्राम्स हैं, फंक्शन है, वो हमेशा चलते रहते हैं। दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू go on the process which together perform this maintenance job are the life process। अब इसका जो अगला पेज है, पेज नंबर है ये हमारा 106। इस पे हमारा क्या नाम है, इस पे हमारी डेफिनेशन दी हुई है द प्रोसेसेस विच टुगेदर मेंटेनेंस जॉब आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। इसका मतलब है जो प्रोसेस इस सब करते हैं वो होते हैं लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस बहुत तरह के होते हैं। नंबर 1 जो हमारे इस क्लास में है, सबसे पहला उसमें आएगा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स और प्लांट्स, दोनों में आएगा। उसके बाद हमारा अगला आता है जो क्या होता है हमारा रेस्पायरेशन दोनों में आएगा, ह्यूमन बींग्स में भी और हमारा प्लांट्स में भी। तो अभी मैं आपको सिर्फ न्यूट्रिशन इन एनिमल और प्लांट्स तक के बारे में बताऊंगा। उसके बाद अगर आपको रेस्पिरेशन वाली वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब इसका अगला स्टेंजा पढ़ते हैं। Since the maintenance process are needed to prevent damage and break down, energy is needed for them। Since ये मेंटेनेंस प्रोसेस जरूरी होते हैं किसी भी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, तो उसके लिए हमेशा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। अब इसमें बताया गया है कि जो हमें एनर्जी उस काम के लिए, लाइफ प्रोसेस के लिए नीड होती है वो हमें हमेशा बाहर से मिलती है। वो उस एनर्जी को बाहर से अपने शरीर के अंदर लेना, वो हमारा कहलाता है न्यूट्रिशन। इसके आगे ही चल के देखेंगे उसमें न्यूट्रिशन नाम आएगा। इसमें अगली लाइन पढ़िए। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म which we call food to the inside, a process we commonly call nutrition। जैसा कि मैंने बताया था, किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी को अंदर लेने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा फूड है, जिसे हम अपने शरीर के अंदर लेकर उससे एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं और लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब इसके आगे चलते हैं। इसमें अब आगे हमारा आएगा, जैसे ही हम लाइफ प्रोसेस परफॉर्म होते हैं तो जो हमारा न्यूट्रिशन है, सिर्फ न्यूट्रिशन काफ़ी नहीं होता आगे जाकर अपनी अगले लाइफ प्रोसेस को करने का। उसके लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ने लगती है जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं। तो इसमें लिखा है इफ़ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड।
आदमी की या फिर किसी बच्चे की, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी ग्रोथ करने लगेगी तो उसको बाहर से रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ने लगेगी। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल मोस्ट ऑफ द फूड, these food sources are also carbon based molecules। यानी इसमें यह बताया है जो हमारे कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, हम जो अर्थ है वो कार्बन के मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनती है, इसीलिए हमें कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स की बहुत आवश्यकता होती है। इसीलिए जो हमारे फूड्स होते हैं वो ज़्यादातर कार्बन होते हैं। अब इसमें आगे देखते हैं, डिपेंडिंग ऑन द complexity of these carbon sources are different organisms can then use different kind of nutritional process। तो इसमें हमें बताया है कि अलग अलग न्यूट्रिशन प्रोसेस के लिए अलग अलग कार्बन मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है। The outside source could be a quite variety since the environment is not under the control of individual organism। जो हमारी आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्वाइट वेरीड है, क्योंकि since the earth environment is not under the control of a individual organism, क्योंकि जो अर्थ का जो इन्वायरमेंट है वो किसी एक ऑर्गेनिज्म के कब्जे में नहीं होता, उसको सब यूज करते हैं, वो सबका है। अब आगे चलते हैं तो आगे हमारी बात हुई है, दिस सोर्स ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीडेड टू ब्रेक डाउन और बिल्ड अप इन द बॉडी। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको जो एनर्जी को ब्रेक डाउन करने के लिए, सोर्स ऑफ एनर्जी को ब्रेक डाउन करने के लिए अपनी बॉडी को उस हिसाब से बिल्ड करना पड़ता है। अब आगे आता है, एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन मस्ट बी for the various molecular movement needed for the maintaining life structure as well as the kind of molecules body need to grow। अब इसमें हमारा बताया है कि इसीलिए हमारी बॉडी को अपने मोलिकुलर मूवमेंट के लिए अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि किस तरह हम इन्वायरमेंट से अपना कार्बन बेस्ड खाना लेते हैं, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इसमें एक चीज़ हमें नहीं पता चलती है कि जो हमारा फूड होता है वो ज़्यादातर कार्बन बेस्ड होता है। अब अगले पैराग्राफ में चलते हैं। इन द केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेज और रिमूवल और वेस्ट में बी नीडेड बिकॉज द एंटायर सर्फेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट। अब एक केस आता है हमारा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का, नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड, उनके पास कोई भी अलग ऑर्गन नहीं होता फूड को अंदर लेने के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने के लिए, रिमूवल ऑफ वेस्ट करने के लिए, इसीलिए उन्हें अपना मेंटेनेंस खुद करना पड़ता है, एक ही सेल से करना पड़ता है। तो उसके लिए उन्हें एक्सक्रीशन की जरूरत होती है, क्योंकि वो एकदम जो एनवायरनमेंट के चेंज के इक्वल है। और अब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी डिज़ाइन के। इनका बॉडी डिज़ाइन इस हिसाब से मेंटेन होता है कि ये अपना काम, फूड रिसोर्स अलग अलग प्रोसेस से अपने काम को करते हैं। अब अगला आता है वी इसी चीज़ को हम कहते हैं। अब इसमें अगला टॉपिक हमारा आएगा रेस्पिरेशन। अब इसमें रेस्पिरेशन के बारे में बात हुई है। जैसे हमने खाना लिया और खाने को ऑक्सीजन और कार्बन को उस खाने से अलग करना, वो कहलाता है रेस्पिरेशन। मतलब जैसे हमने मान लीजिए सपोज कीजिए कुछ चीज़ खाई, उसमें से जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो उसमें से पहले ऑक्सीजन को अलग करेगा, उसके बाद उसमें से CO2 को अलग करेगा, फिर वो CO2 को रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर ले आएगा। इसी चीज़ को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। द एक्सचेंज ऑफ gases like O2 and CO2 in or out of the body through a process is called reproduction। अब इसके बाद हमारा एक टॉपिक हमारा ये फोर्थ स्टेंजा, इसमें एक आपको वर्ड देखने को मिलेगा एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन का मतलब क्या है, जब हमने खाना खा लिया वो हमारे अंदर चला गया, हमारी CO2 बाहर आ गई और O2 हमारी अंदर चली गई, ब्लड में मिक्स हो गई। अब जो हमारा खाना है वो सीधे जाएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हमारे सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो जाकर पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह उसके जो जूस है उसके अंदर वाटर है उसका एब्जॉर्बमेंट होगा। मतलब जो हमारी साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। उसके बाद जो हमारा
खाना होता है, जो बचा कुचा पार्टिकल होता है, बचा कुचा जो उसमें पानी वानी रह जाता है, उसमें कोई मॉलिक्यूल रह जाते हैं, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर उन्हें एब्जॉर्ब किए जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन से वो रेक्टम में जाता है और रेक्टम के बाद वो एनस में जाता है। वहाँ से इन दोनों की मदद से उसे बाहर निकाला जाता है। इसी प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं, यानी द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स आउट ऑफ द बॉडी थ्रू अ केमिकल रिएक्शन बाय प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब हमारा एक टॉपिक ये देखिए, इसमें लिखा भी है these waste by products are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by a process called एक्सक्रीशन। अब इसमें कहा है उन वेट्स का जो हमारे पेट में आ चुके हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुके हैं, उनका हमारे बॉडी से रिमूव होना किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा, उस प्रोसेस को, उस क्रियाक्रम को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस का जो चौथा भाग है एक्सक्रीशन। तो अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा अगला टॉपिक आता है क्या, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से ऊपर ये जो 4 क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर पूछे जाते हैं। अब उसके बाद उसके बाद 6.2 अगला टॉपिक आता है। सबसे पहला न्यूट्रिशन में हमें देखने के लिए मिलेगा व्हेन वी वॉक और राइड अ बाइसाइकिल वी आर यूजिंग अप एनर्जी। जब भी हम किसी वॉक करते हैं या फिर हम किसी साइकिल को चलाते हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपार्टमेंट एक्टिविटी, या फिर कुछ काम नहीं कर रहे, तब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है मेंटेन करने के लिए अपनी बॉडी को। उसके बाद इसी स्टेंजर में हमें देखने को मिलेगा वी ऑल्सो नीड मटीरियल फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप, सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस नीडेड इन द बॉडी। अब इसमें बताया है कि हमें एक तरह से मेंटेनेंस के लिए, ग्रोथ करने के लिए, डेवलप होने के लिए और किसी भी चीज़ से सिंथेसाइज को प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए हमें एक प्रोसेस होता है, वही होता है न्यूट्रिशन। अब दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स इज फूड वी ईट। मतलब जो ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये वह है जो खाना खाते हैं। अब आता है हाउ डू ऑर्गेनिज्म थिंक गेट देयर फूड। अब ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना खाना किस तरह अंदर लेते हैं, तो इसमें सबसे पहले हमारा बात करी जाएगी द जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। हमारी ज़रूरी चीज़ों की रिक्वायरमेंट के लिए सभी ऑर्गेनिज्म को किसी न किसी मटेरियल की कॉमनली सबको ज़रूरत होती है, बट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। मगर इसको अन्य तरीकों से, कई तरीकों से पूरा किया जा सकता है। सम ऑर्गेनिज्म यूज simple food material obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिंपल फूड को दूसरी ऑर्गेनिक चीज़ों से ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि कार्बन और वाटर। अब इसके बाद हमारा आता है दिस ऑर्गेनिज्म द ऑटोट्रॉप्स इंक्लूड ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया। इस चीज़ में हमारा एक नई चीज़ आती है, न्यूट्रिशन का पहला पार्ट, जो कि होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ऑटोट्रॉपिक होता है जो एनिमल, जो भी वस्तु या फिर जो भी चीज़, जो भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज करती है दूसरे के द्वारा, उसे कहा जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जिसमें कि हमारे एल्गी, प्लांट्स और हमारी आती है, और हमारा आता है ये लिखा इन ऑर्गेनिज्म सम बैक्टीरिया। इसमें प्लांट्स आते हैं और कुछ बैक्टीरिया। अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज substance. This complex substance have to be broken down into simpler ones before they can be used for the upkeep and growth of the body. To achieve this, organism use biocatalyst called enzyme. अब जो अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कॉम्प्लेक्स
फूड को ईट करते हैं, उसको ईट करने के लिए उन्हें उसको ब्रेक डाउन करने के लिए प्रोटीन्स में, फैट्स में ब्रेक डाउन करने के लिए उनको ज़रूरत होती है एंजाइम्स की। वे एंजाइम्स का काम करते हैं उस फूड को ब्रेक डाउन करने का काम। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स आर द मोलिकुलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन आवर बॉडी और in our organisms in animals which works to break down the food। अब हमें देखने को मिलेगा कि सबसे पहला पार्ट इसमें आता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। अब इसमें हमारा बताया गया है जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो वाटर है, जो एनर्जी है, उसको रिक्वायरमेंट करने के लिए जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उसको पूरा करता है एक प्रोसेस जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स कैन टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म एनर्जी। अब इस प्रोसेस में ये प्रोसेस को मेनली यूज़ करा जाता है प्लांट्स द्वारा, जबकि वे अपना खाना बाहर से लेते हैं, उसे कुछ प्रोसेसेस उसे मतलब एब्जॉर्ब करके, एसिमिलेशन करके, डाइजेशन करके उसको क्लोरोप्लास्ट में ले जाकर क्लोरोफिल द्वारा जो हमारे जो उसमें प्रेजेंट हुए पोर्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं स्टोटा द्वारा उसे डाइजेस्ट किया जाता है। और सन का काम वहाँ जाकर उनको एनर्जी प्रोवाइड करना है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर सनलाइट की जो एनर्जी है वो जाती है और वो जाकर इस फूड को ब्रेक डाउन करने में मदद करती है, जहाँ जाकर ऑक्सीजन और रॉ मटेरियल्स और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो जाती है और मिलकर बनाती है ग्लूकोज। तो इसकी हमें रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे चल के 6CO2 12H2O chlorophyll in the presence of sunlight C6H12O6 plus 6CO2 plus 6H2O। अब इसमें क्या है, ये रिएक्शन होती है कि अगर हम 6CO2 कार्बन मतलब 6CO2 को लेते हैं, 12H2O को लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, तो हमें मिलता है C6H12O6 मतलब ग्लूकोज, 6O2 मतलब 6 ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर एक 6CO2 बनाते हैं प्लस 6H2O। ये है हमारी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है, राइट द इक्वेशन और राइट द इक्वेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ये हमारी इक्वेशन है। अब इसमें सबसे पहले इसमें होता क्या है, फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग कुछ प्रोसेस होते हैं जो परफॉर्म होते हैं। इन पे भी एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द इवेंट्स परफॉर्म व्हेन द फोटोसिंथेसिस अकर। तो सबसे पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। सनलाइट का एब्जॉर्ब होना क्लोरोफिल के द्वारा सबसे पहला प्रोसेस हमारा यही होता है जो फोटोसिंथेसिस के चलते होता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। फिर ये होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। फिर तीसरा हमारा और आखिरी प्रोसेस होता है जो जिस फूड वो उन्होंने लिया है अंदर, उस फूड में से उनको क्या होता है कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिमूव करके उसका क्या बनाना पड़ता है, कार्बोहाइड्रेट्स। इसीलिए प्लांट्स रिच होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। उसके बाद इसमें देखने को मिलेगा जो कि इंटरमीडिएटिंग एनर्जी होती है, उसके द्वारा क्लोरोफिल को एब्जॉर्ब किया जाता है ड्यूरिंग डे। सिर्फ डे में ही एनर्जी जो क्लोरोफिल है वो एब्जॉर्ब की जाती है। तो दोस्तों ये देखिए जो डायग्राम्स है, इस डायग्राम में हमें पता लग जाएगा कि क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ होता क्या है। अब इसमें एक एक्टिविटी है, बताया गया है कि अगर हम एक पत्ती लेते हैं और वो ग्रीन है तो उसमें फोटोसिंथेसिस होगी, मगर अगर इसमें हम एक चीज ऐड कर दें, जैसे हमने एक लीफ पे हमने कुछ जगहों पर कलर कर दिया, तो जो कलर हिस्सा होगा हमारा वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। यही चीज़ इस एक्टिविटी में बताई गई है। तो दोस्तों नमस्कार, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर